जर्नलिस्ट और एनालिस्ट वगैरह कह रहे हैं, उनसे बातचीत करके लग रहा है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान ये फाइनल कर चुका है कि 5th जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट J-35 वो चाइना से खरीदेगा। इसकी अनाउंसमेंट पहले भी हो चुकी है, अनऑफिशियली भी ऑफिशियली भी, लेकिन अब इस पे मुहर एक तरीके से लग गई है। और इस बार की जो विजिट थी वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि उसके प्रोक्योरमेंट की चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस की गई। लेकिन ये सिर्फ जो 5th जनरेशन J-35 स्टील फाइटर है उस तक महदूद नहीं है। भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना ये कि कम हो या ज़्यादा हो, ये बड़ा पोटेंट वेपन है। और इसकी अगर आप पूरी की पूरी पैकेज देखें, मिसाइल पैकेज या वो तमाम चीज़ें देखें, तो ये इसको बहुत ही डेडली वेपन बनाता है। और भारत के पास जो मौजूदा एयर एसेट्स हैं वो इसको काउंटर करने के लिए यानी सफिशिएंट नहीं है। लिमिटेड लेवल पे इसको काउंटर किया जा सकता है, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे, लेकिन उसको ओवरऑल काउंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो भारत क्या कर रहा है? अव्वल तो ये कि देखें, न्यूक्लियर पोस्चरिंग जो है वो इससे एक डिसबैलेंस उसमें पैदा होता है। अगर आपके पड़ोसी मुल्क के पास एक स्टील्थ फाइटर है और वो डीप स्ट्राइक कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, तो जाहिर है कि वो एक जो पावर बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। भारत इसको कैसे काउंटर कर सकता है? भारत इसको काउंटर इस तरीके से कर सकता है कि जो Su-57 एक रसिया की जो 5th जनरेशन प्लेन है उसके प्रोग्राम में भारत जो है वो शामिल हो जाए। हम सोच रहे थे कि अमेरिका और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है वो अनटेनेबल हो जाएगी। वो उसके उलट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ अमेरिका और चाइना को ये लगता है कि दे कैन वर्क टुगेदर, तो वहाँ पे पाकिस्तान गो बिटवीन का भी काम करता है और फैसिलिटेटर का भी काम करता है और निगोशिएटर का भी काम कर रहा है। जैसा अभी आप ईरान के केस में देख रहे हैं कि बार बार जो विजिट्स हो रही हैं पाकिस्तान से ईरान की तरफ, उसके पैरेलल बार बार पाकिस्तान से चाइना भी विजिट हो रहा है, चाइना से पाकिस्तान भी विजिट्स हो रहे हैं। तो यानी ये बताता है कि लॉक स्टॉक होके ये पूरा पीस प्रोसेस जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई है ईरान की, डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा जो हुई है चाइना की, उसके बाद अगर मोमेंटरली भी ये होता है कि एक ट्रूस जैसी चीज़ चाइना और अमेरिका के बीच बनती है, जहाँ पे ओवर्ट जो यानी ओवर्ट एक्रिमोनियस एक्शंस जो है वो नहीं लिए जाएंगे, तो ये ईरान को और पाकिस्तान को दोनों के लिए और भी रास्ते ओपन करता है। यानी अगर जीरो सम गेम की तरह अमेरिका इसको नहीं देख रहा, अगर अमेरिका इस तरह से नहीं देख रहा है कि अगर ईरान के साथ डील हो जाएगी तो ईरान चीन को तेल बेचने लगेगा, तो चीन के पास जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और बढ़ जाएंगी, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो अगर जीरो सम गेम नहीं अमेरिका उस पर रिजॉर्ट नहीं करता है, तो ये नए आयाम ओपन करेगा रिलेशनशिप विथ चाइना। और इसमें पाकिस्तान का रोल भी है, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि ईरान सीपेक का हिस्सा बने, या जो लैंड रूट्स पाकिस्तान के थ्रू हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और वो सिर्फ बायलैटरल ट्रेड्स के लिए हैं, वो मल्टीलैटरल ट्रेड के लिए भी ओपन किया जा सके। हम इस पर अलग से एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दौरा अभी चाइना में हो रहा है। ये पिछले 15 दिनों में 3rd मेजर विजिट है किसी फॉरेन डिग्नेटरी का। और जिस माहौल में ये दौरा हो रहा है, जब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक परमानेंट पीस प्रपोजल निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें इस दौरे की अहमियत और बढ़ जाती है। और ये दौरा सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए नहीं है, मल्टीलैटरल फोरम पे एक गुड स्टेप करके जो दोनों चाइना और पाकिस्तान एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि भारत, जो एडवर्सरी रहा है दोनों देशों का, वो भी अपने डिफेंस एनवायरनमेंट को, यानी अपने इमीडिएट नेबरहुड में जो उसके डिफेंस के इश्यूज हैं, उसको भी नज़र रखे। साथ ही साथ एक नया आयाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो सीपेक के लिहाज से है। आज हम अपने वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शहबाज शरीफ का ये 4 दिवसीय दौरा बहुत दिनों से फाइनल था, ये पहले से इसको प्लान कर रखा गया था। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट नेगोशिएशन जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बार बार तेहरान जाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी ये दौरा अपने टाइम से हुआ। और सिर्फ दौरा अपने टाइम से नहीं हुआ, शहबाज शरीफ के साथ जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो
और डिफेंस मिनिस्टर इशाक डार, वो दोनों भी इस दौरे पे आए। यहाँ पे दो चीज़ें जो देखने को मिली वो इम्पॉर्टेंट है। अव्वल तो ये कि फिनांस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और साथ में फील्ड मार्शल का दौरा ये बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल विजिट नहीं थी। इसका डिफेंस आयाम था, यानी इसके अंदर डिमेंशंस थे डिफेंस के जो डिस्कस करने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है उसको चाइना किस तरीके से देखता है, क्या हैंड्स ऑन अप्रोच उस पर रखना चाहता है, हैंड्स ऑन अप्रोच नहीं रखना चाहता है, पाकिस्तान के थ्रू सॉल्व करना चाहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो भारत का देख लें कि इसमें क्या है। अव्वल तो ये कि जो यहाँ पे बातचीत लोगों से हो रही है और यहाँ जो जर्नलिस्ट और एनालिस्ट वगैरह कह रहे हैं उनसे बातचीत करके लग रहा है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान ये फाइनल कर चुका है कि 5th जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट J-35 वो चाइना से खरीदेगा। इसकी अनाउंसमेंट पहले भी हो चुकी है, अनऑफिशियली भी, ऑफिशियली भी, लेकिन अब इस पे मुहर एक तरीके से लग गई है। और इस बार की जो विजिट थी वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि उसके प्रोक्योरमेंट की चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस की गई। लेकिन ये सिर्फ जो 5th जनरेशन J-35 स्टील फाइटर है उस तक महदूद नहीं है। ये भी खबर अब कंफर्म की जा सकती है कि पाकिस्तान और भी J-10C जो 4+ जनरेशन फाइटर प्लेन उसके पास है वो और भी खरीदेगा, यानी उसके नंबर्स जो हैं, उसके स्क्वाड्रन जो हैं और बढ़ाए जाएंगे। हालांकि इस बात पे अभी फाइनलिटी नहीं है कि स्क्वाड्रन कितने बढ़ाए जाएंगे, 2, 3 या जो भी, लेकिन ये भी अब फाइनल हो चुका है कि J-10C के स्क्वाड्रन्स भी बढ़ेंगे और J-35 ऑफ कोर्स उसके भी प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि अभी तक पाकिस्तान ने जो मोस्टली प्लेन्स यूज किए हैं वो या तो वेरी लाइट कैटेगरी के हैं या लाइट कैटेगरी के हैं, और उसमें J-10C का शामिल होना वो उसको मार्जिनली ऊपर की तरफ ले जाता है इन टर्म्स ऑफ वेट कैटेगरी। J-35 का इसमें शामिल होना ये बताता है कि ये एक नए चैलेंजेस पैदा करेगा भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस पैदा करेगा? बहुत ही कॉस्टली है ऑब्वियसली, कंपेयर टू जो इनके पियर हैं उसके मुकाबले ये सस्ता है, यानी चाहे वो F-35 हो या Su-57 हो, उनके मुकाबले ये सस्ता है। लेकिन ओवरऑल जो इसकी मेंटेनेंस पैकेज और ये तमाम चीज़ें होंगी वो महंगी होगी। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये डिसीजन है कि एक लिमिटेड नंबर इसकी ली जाए, यानी जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस जो J-35 के होंगे वो कम होंगे, यानी बहुत ज़्यादा स्क्वाड्रंस नहीं होंगे, कम स्क्वाड्रंस होंगे। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है समझना ये कि कम हो या ज़्यादा हो, ये बड़ा पोटेंट वेपन है। और इसकी अगर आप पूरी की पूरी पैकेज देखें, मिसाइल पैकेज या वो तमाम चीज़ें देखें, तो ये इसको बहुत ही डेडली वेपन बनाता है। और भारत के पास जो मौजूदा एयर एसेट्स हैं वो इसको काउंटर करने के लिए यानी सफिशिएंट नहीं है। लिमिटेड लेवल पे इसको काउंटर किया जा सकता है, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे, लेकिन उसको ओवरऑल काउंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो भारत क्या कर रहा है? अव्वल तो ये कि देखें, न्यूक्लियर पोस्चरिंग जो है वो इससे एक डिसबैलेंस उसमें पैदा होता है। अगर आपके पड़ोसी मुल्क के पास एक स्टील्थ फाइटर है और वो डीप स्ट्राइक कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, तो जाहिर है कि वो एक जो पावर बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। भारत इसको कैसे काउंटर कर सकता है? भारत इसको काउंटर इस तरीके से कर सकता है कि जो Su-57 एक रसिया की जो 5th जनरेशन प्लेन है उसके प्रोग्राम में भारत जो है वो शामिल हो जाए। याद रहे कि रसिया ऑलरेडी Su-57 को मार्जिनली थोड़े लेवल पे यूज कर चुका है यूक्रेन में। भारत के लिए ये है कि वो उसको या नहीं उस प्लेन को इस्तेमाल भी कर सकता है, और जॉइंट प्रोडक्शन, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसका जॉइंट प्रोडक्शन हो। रशिया अभी तक थोड़ा आनाकानी इसमें करता रहा है, शायद इसीलिए इस बाबत डील अभी तक कोई साइन नहीं की गई है। लेकिन रसिया अगर तैयार हो जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए और रैदर जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, जिस तरह से ब्रह्मोस वगैरह का हो रहा है, तो ये भारत के पास एक अच्छा मौका होगा कि वो यानी ब्रिक बाय ब्रिक जो पाकिस्तान के तरफ से थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक J-35 जो है वो बहुत ही पोटेंट थ्रेट बना रहेगा भारत के लिए।
लेकिन जैसा मैंने कहा ये सिर्फ J-35 तक महदूद नहीं है, J-10C भी और नंबर्स में लिए जाएंगे। जाहिर है भारत और बड़े नंबर्स में राफेल ले रहा है, तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर करने के लिए J-10C और भी प्रोक्योर करने की कोशिश की है। लेकिन ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है, अब ये खबर आ रही है कि एक और अपग्रेड जो JF-17 है, जो ज्वाइंट वेरी लाइट मल्टी रोल फाइटर है चाइना और पाकिस्तान का, उसको अपग्रेडेशन की फर्दर अपग्रेडेशन की बात हो रही है, यानी ब्लॉक 3 के बाद अब फर्दर अपग्रेडेशन की बात हो रही है। यहाँ पर भी दो चीज़ें हो रही है। अव्वल तो ये हो रही हैं कि जो ओल्ड जनरेशन JF-17 है, यानी जो उसका जो फर्स्ट जनरेशन है और जो ब्लॉक 2 है, उसको फर्दर अपग्रेड करके ब्लॉक 3 में लाया जाएगा और उसमें नए मिसाइल्स, नए जो उसके पैकेज में नए मिसाइल्स और नए टेक्नोलॉजीज जो है वो ऐड किए जाएंगे। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ स्क्वाड्रंस जो JF-17 के ऑलरेडी ब्लॉक 3 के हैं, उसको अपग्रेड करके एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाएगा। उसका उन्होंने अभी तक ब्लॉक 4 या इस तरह का कुछ नाम नहीं दिया है, लेकिन ये चीज़ अब कंफर्म की जा सकती है कि इसका यानी JF-17 का भी नेक्स्ट अपग्रेडेशन होने वाला है। और जो पुराने हैं, जो कि यानी देखिए JF-17 जो पहला है वो एकदम ऑब्सोलीट है, तो उसको अपग्रेड करके पर ये भी देखना है कि उसको अपग्रेड करके किस में किया जाएगा, वो 2 पे आएंगे या डायरेक्ट 3 पे आएंगे। जो यहाँ पे र्यूमर है उसके हिसाब से उनको भी उन जो फर्स्ट सीरीज़ के हैं और जो ब्लॉक 2 हैं, उनको सबको ब्लॉक 3 के लेवल पे लाया जाएगा। यानी JF-17 के जो भी स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास होंगे वो सब के सब मिनिमम ब्लॉक 3 पे होंगे। यानी ब्लॉक 3 अपने आप में एडवांस्ड है, लेकिन जाहिर है कि उसमें वो J-10C का मुकाबला या उसके आसपास अभी नहीं है, तो उसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए ये भी यहाँ पे किया जाएगा। हंगोर क्लास सबमरीन आप सबने देखा ही होगा वीडियो, वो पहली सबमरीन जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुकी है, वो इनफैक्ट रास्ते में है। इसमें टोटल जो हैं वो 8 सबमरीन बनने हैं। ये भारत के लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी एक न्यूक्लियर सबमरीन पावर बन चुका है और वो फोर्स प्रोजेक्शन कर सकता है। लेकिन हाँ, ये थ्रेट ज़रूर है कि अभी तक जो नेवल कैपेबिलिटी पाकिस्तान की थी वो बहुत ज़्यादा, यानी पावर प्रोजेक्शन वो नहीं कर सकता था, उसकी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी थी पावर प्रोजेक्ट करने की। अब ये देखा जा रहा है कि ये जो यानी हंगोर क्लास है वो उसको यानी वेयरविदल देता है कि वो पावर प्रोजेक्ट कर सके थोड़े और डिस्टेंस तक, और ये भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में भारत को रखता है। जो पॉलिटिकल लेवल पे देखा जा रहा है वो इसमें ये है कि एक कमिटमेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे कि इंटरनेशनल रोल पाकिस्तान का जैसा जैसा बढ़ा है पिछले 1-2 सालों में, जिस तरह से मल्टीलैटरल फोरम पे या बाकी जगहों पे पाकिस्तान ने अपने आप को एग्जर्ट किया है, चाइना उसको यानी ऑगमेंट कर रहा है। अभी तक जैसे कुछ लोग ये कयास लगा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में एक मसला ये है कि दे हैव टू बैलेंस बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, और जो खुद ही दो बहुत बड़े एडवर्सरी हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए और मुश्किल होता जाएगा जैसे जैसे अमेरिका यानी चाइना के साथ उसकी कन्फ्रंटेशन और प्रगाढ़ होती जाएगी और एक्यूट होता जाएगा, वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए मुश्किल पेश आएगी कि वो इस बैलेंस को यानी मेंटेन कर सके चाइना के साथ और जो अमेरिका के साथ है। लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन अभी पिछले साल 1.5 साल से ये देखा गया है कि उसने इसको बैलेंस किया है। इनफैक्ट मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात आपको बताई थी कि जब ये सीज़ फायर वाला पूरा मामला चल रहा था और अमेरिका बार बार ये कोशिश कर रहा था कि सीज़ फायर हो जाए, तमाम देशों के थ्रू वो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लाने में सऊदी अरब और चाइना दोनों का हाथ है। सऊदी अरब का प्राइमरी कंसर्न ये था कि सऊदी अरब को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट है, और चाइना को ये था कि मैं डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व ना हूं, ताकि अगर इस पूरे मैकेनिज्म का फेलियर होता है तो उसका ठीकरा मेरे सर पे ना फूटे। एक तो ये, दूसरा ये था कि फार इजियर फॉर ईरान टू बिलीव फेलो इस्लामिक कंट्री देन चाइना। हालांकि चाइना का बहुत लिवर जो है वो ईरान के ऊपर लेवरेज है। तो ये यानी जो हम सोच रहे थे कि अमेरिका और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है वो अनटेनेबल हो जाएगी, वो उसके उलट हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जहां जहां अमेरिका और चाइना को ये लगता है कि दे कैन वर्क टुगेदर,
तो वहाँ पे पाकिस्तान गो बिटवीन का भी काम करता है और फैसिलिटेटर का भी काम करता है और निगोशिएटर का भी काम कर रहा है। जैसा अभी आप ईरान के केस में देख रहे हैं कि बार बार जो विजिट्स हो रही हैं पाकिस्तान से ईरान की तरफ, उसके पैरेलल बार बार पाकिस्तान से चाइना भी विजिट हो रहा है, चाइना से पाकिस्तान भी विजिट्स हो रहे हैं। तो यानी ये बताता है कि लॉक स्टॉक होके ये पूरा पीस प्रोसेस जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई है ईरान की, डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा जो हुई है चाइना की, उसके बाद अगर मोमेंटरली भी ये होता है कि एक ट्रूस जैसी चीज़ चाइना और अमेरिका के बीच बनती है, जहाँ पे ओवर्ट यानी ओवर्ट एक्रिमोनियस एक्शंस जो है वो नहीं लिए जाएंगे, तो ये ईरान को और पाकिस्तान को दोनों के लिए और भी रास्ते ओपन करता है। यानी अगर जीरो सम गेम की तरह अमेरिका इसको नहीं देख रहा, अगर अमेरिका इस तरह से नहीं देख रहा है कि अगर ईरान के साथ डील हो जाएगी तो ईरान चीन को तेल बेचने लगेगा, तो चीन के पास जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और बढ़ जाएंगी, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो अगर जीरो सम गेम नहीं अमेरिका उस पर रिजॉर्ट नहीं करता है, तो ये नए आयाम ओपन करेगा रिलेशनशिप विथ चाइना, और इसमें पाकिस्तान का रोल भी है, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि ईरान सीपेक का हिस्सा बने, या जो लैंड रूट्स पाकिस्तान के थ्रू हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और वो सिर्फ बायलैटरल ट्रेड्स के लिए हैं, वो मल्टीलैटरल ट्रेड के लिए भी ओपन किए जा सके। हम इस पर अलग से एक